हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी सेशन के साथ। आज हम केस स्टडी नंबर 3 एंड 4 करेंगे और इसके साथ ही हमारी स्टूडेंट जनरल की केस स्टडीज़ खत्म हो जाएंगी जो आईसीए ने इशू करी थी और ये सीरीज़ हमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि इसके बाद मैं आपके लिए केस स्टडी डाइजेस्ट की वीडियोज़ तो ज़रूर लाता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, ठीक है। या कोई बंदा क्वेरीज डालेगा कि मेरे को ये वाली डिस्कस करनी है तो वो वाली उसके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो मिलेंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी जब तक ऑब्वियसली एक महीने पहले आईसीआई उसका नोटिस मतलब नोटिस कह लो मतलब या डेट शीट कह लो वो प्रोवाइड करेगा। और अभी जहाँ तक जो सिचुएशन है हम सबको पता है कि जुलाई एंड और अगस्त से पहले एग्ज़ाम्स होना मुश्किल है, ठीक है। हम ऑब्वियसली वी आर नॉट द अथॉरिटीज़ बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट एज़ पर द सिचुएशन जो चल रही है कि जून में तो अगर बताएंगे भी तो भी जुलाई में ही होंगे, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम केस स्टडी डाइजेस्ट और या फिर पूरी की पूरी 50 पक्का मिल जाएंगी। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि मुझे खुद मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लगता है आपको बेनिफिट करेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इफ़ यू हैव गिवन सो मच सपोर्ट टू मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द फुल सपोर्ट टू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ यहाँ और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आया और जो मेरे को लगता है कि फ्रूटफुल होगा हम सब के लिए, कि ये जो 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करने से पहले, केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो 6 चैप्टर्स हैं इसकी मैं 20 to 25 मिनट्स या उससे भी कम की एक चार्ट फॉर्म में, अगर या चार्ट फॉर्म में या तो चार्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे कोई छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे बेनामी हो गया, उसको चार्ट फॉर्म में दे दिया, पूरा का पूरा चैप्टर 2 या 3 पेज में चार्ट में, ठीक है। और उसके अलावा या जैसे हो गया कंपटीशन एक्ट हो गया या रेरा हो गया या फिर फेमा हो गया या आईबीसी हो गया, उसको उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, मतलब आपने अब तक आपको आइडिया लगी गया होगा केस स्टडीज़ करते हुए, केस स्टडी डाइजेस्ट करते हुए किस सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा आईसीआई ने क्वेश्चंस पूछे हैं, या क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करा होगा, या कभी भी वैसे भी पैटर्न पता चल ही जाता है जब आईसीआई के क्वेश्चन है, तो उन वाले सेक्शंस को जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सेक्शंस को रिवाइज करते हुए अगर मैं 15-20 मिनट्स में 25 मिनट्स में वीडियोस बना दूं तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं एक बार और बोल रहा हूं, वो वीडियोस आपके इसके लिए नहीं होगा कि एग्जाम से पहले आप उसको सुन के चले जाएं, वो वीडियोस इसके लिए होगा कि कभी आप टाइम पास कर रहे हैं, कभी इधर उधर घूम रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट में आप उस ऑडियो रिवीजन मान लो, चार्ट रिवीजन मान लो, कुछ भी मान लो, फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैराथन, कुछ भी मान लो कि 15 to 20 मिनट्स, ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो ही डाली हुई है रिवीजन की, लेकिन उससे भी कम टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो बातें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आने के लिए, वो अगर मैं रिवाइज करवा सकता हूँ या समझा सकता हूँ या डिस्कस कर सकता हूँ, वो मैं ऐसा कुछ प्लान सोच रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ बताइएगा, वो मैं ज़रूर फिर वीडियोज़ उस पर काम करूँगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी 6 चैप्टर्स को लेकर। एक चैप्टर इसमें से जो है महान चैप्टर है वो रेरा के कुछ प्रोविजंस मैं पक्का लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस पर्सनली आए हैं टेलीग्राम पे और कमेंट में भी 1-2 बच्चों ने बोला है, ऑल्दो सबने नहीं बोला बट मुझे पता है कि वो सबके लिए ही फ्रूटफुल रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन फ्रूटफुल रहेगा इवेंचुअली सबके लिए। और अगर एक बच्चे का भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उसकी वजह से अगर किसी का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो रेरा के लिए कह रहा हूँ, फेमा के लिए जो मैंने सोचा है वो ये सोचा है कि फेमा को लेकर मैं जो है पीआरओआई के जो पीआरओआई चार्ट में, और उसके बाद हमारा जो क्या नाम है इंपोर्ट के प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स, और हमारा क्या नाम है बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का हो गया, या फिर हमारा एक और प्रोविजन जो हमारे उसके थे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चार्ट के फॉर्म में, ये सारा चार्ट के फॉर्म में हो गया या समराइज फॉर्म में। और टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं आपको ये एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें मैं डिटेल में इन सेंस, और इतना भी डिटेल में नहीं घुसूंगा कि आपका 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए, एक टॉपिक पे हद से हद 15 मिनट, और 15 मिनट में भी, उस 15 मिनट में भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक बार 6 से 7 मिनट में मैं आपको चार्ट से समझा दूं और बाकी 7 से 8 मिनट्स में आपको बुक से रीड करके बता दूं, जिससे कि आपको एक फ्रेंडली वो आ जाए कि हाँ बुक से भी रीड करवा दिया। क्योंकि जो मैंने 1 आवर की वीडियो डाली है ना, वो रिवीजन पर्पस के लिए है, ये उस पर्पस के लिए कि जो आप जैसे रेगुलर क्लास अगर लेते, या मैं रेगुलर क्लास देता, या किसी टीचर से लेते हो या मुझसे भी लेते, इनफैक्ट अगर मैं पढ़ा रहा होता तो किस वे में मैं पढ़ाता, तो इससे एक आपको आइडिया भी लग जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाला फेमा के लिए भी पसंद आए तो इसके हिसाब से भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये भी मज़ेदार रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आइडियाज़ थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे और मैंने आपके साथ शेयर किए। दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके डू शेयर दैट। और वो 6 वीडियोज़ वाला ज़रूर बताइएगा कि आपको 20 to 25 मिनट्स में चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। वरना फेमा के लिए तो मैं पक्का वर्क करने ही वाला हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लगता है कि एग्जाम्स में और काम आएगा। और इसमें ना एम्बिग्विटी भी बहुत है, आईसीआई ने कुछ एम्बिग्विटीज़ भी डाली हुई हैं, तो इसको लेकर आप जो है
जो है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल ज़रूर जल्दी वीडियोस दिला दूंगा। तो आइए अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन एंड करते हैं। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हमारे केस स्टडीज़ के साथ, ठीक है। केस स्टडीज़ के साथ बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलता हूँ कि इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, जिससे कि आप जो है डायरेक्टली अगर किसी बंदे को वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुननी हो, वो बात नहीं जाननी हो, तो सीधा केस स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 3 के साथ। तो केस स्टडी नंबर 3 क्या कहता है? XYZ लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर है जिसका सीआरपी चल रहा है अंडर द आईबीसी 2016 विच वाज कमेंस्ड ऑन 17 जुलाई 2019। कब कमेंस हुआ है? 17 जुलाई 2019 को हुआ है। एंड अंडर अ मोरेटोरियम पीरियड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन्वाइटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय पब्लिशिंग relevant form in the newspapers and subsequently received 2 expressions ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। दैट इज 2 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने अपना रेजोल्यूशन प्लान दिया, एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 और एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 2। One of the directions of XYZ Limited, who gave a personal guarantee against the borrowings of XYZ Limited, has credence that after the declaration of the moratorium under Section 14 of IBC, legal action against him is barred। क्या आपको लगता है गारंटर को भी फायदा मिलता है मोरेटोरियम का? कितनी बार पढ़ा अपन ने, सेक्शन नंबर 14 में साफ लिखा हुआ है कि नहीं मिलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Pursuant to the regulations, the resolution professional had sent an information memorandum, evaluation metrics and request for a resolution plan to both the prospective resolution applicants, ठीक है। Resolution applicant 1 has filed the resolution plan on 20th October 2019 and resolution professional has rejected the plan on 1st November 2019। भाई resolution professional ने क्या किया? प्लान को रिजेक्ट कर दिया on the ground that it is the violation of provisions of the code pertaining to ineligibility of the resolution applicant, ठीक है। कहता है कि जो resolution applicant था वो ineligible था। जो सेक्शन नंबर 25A के जो प्रोविजंस होते हैं वो कहता है कि ineligibility बताता है resolution applicant की, तो वो कहता है उसके तहत resolution applicant जो था वो ineligible था, वो बंदा प्लान ही नहीं बना सकता था, ठीक है। resolution applicant 1 ने उसके बाद क्या किया? उसने प्रोटेस्ट करा उस बात का जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बोला है, ठीक है, और उसके खिलाफ जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल कर दी। इन रिप्लाई टू द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मेड द फॉलोइंग सबमिशंस। अब उसके रिप्लाई में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कुछ बातें बोली। सबसे पहली बात जो उसने बोली वो ये बोली, the resolution applicant 1 meets the following ineligibilities. The directors of one of the subsidiaries of the resolution applicant 1 are declared as willful defaulters, ठीक है। The step down subsidiary of the resolution applicant has been declared as NPA and it remained as non-performing assets for more than 1 year, okay। The resolution applicant 1 has filed the affidavit as required under the code and the regulations made thereunder but had failed to disclose the above mentioned ineligibilities in the affidavit, thereby misleading the resolution professional। कहता है जब हमने affidavit मांगा था कि आप ineligible तो नहीं हो, उसने कुछ बताया ही नहीं हमें, तो इसलिए हमें मिसलीड किया इसने, ठीक है। सिंस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 मीट्स द इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड बाय द कोर्ट, द इंस्टेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 इज डिसमिस्ड। तो ये बात रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताई। अब इसका रिस्पॉन्स देते हुए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या बोला? इसका रिस्पांस देते हुए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये बोला कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 स्टेटेड दैट एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव स्टेटेड इनएलिजिबिलिटीज and that the resolution professional has analyzed that the position as on insolvency commencement date instead of the date of the submission of the resolution plan and hence his arguments do not hold any water. The matter of was pending before the AA। अच्छा एक बात बताओ कि जब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल है या नहीं है वो किस टाइम देखा जाता है? जब वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है तब, या जब कमेंसमेंट ऑफ CIRP होता है तब? तो मैं आपको इसका जवाब बता दूं, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। जब प्लान वो सबमिट करता है तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि वो इनएलिजिबल है या एलिजिबल है, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि वो क्या वो प्लान बनाने के लिए काबिल था या नहीं का। तो स्टार्टिंग में हम ये सब क्यों देखेंगे? हम तो बाद में देखेंगे। अगर हम लेमन लैंग्वेज में भी सोचें इस बारे में तो ऑब्वियसली जब वो प्लान सबमिट करा होगा तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि वो एलिजिबल है या इनएलिजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द रेजोल्यूशन प्लान रिसीव फ्रॉम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दैट इज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 2 was forwarded by the resolution professional to the committee of creditors for their consideration and evaluation on 1st November 2019। During the evaluation, it was observed that resolution plan submitted by the resolution applicant meets the criteria prescribed by the combinations under the provisions of the Competition Act 2002। मतलब जो resolution applicant 2 ने प्लान दिया है उसमें कॉम्बिनेशंस के कुछ मतलब हो रहा होगा, कुछ एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा होगा कंपटीशन वगैरह पे, तो इसलिए कॉम्बिनेशन वगैरह होगा, मतलब मर्जर एक्विजिशन होगा किसी का, तो इसलिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना होगा। तो कहता है सेक्शन नंबर 5 के तहत हम इन्फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंगली
Resolution applicant 2 filed an application before the Competition Commission of India for its approval for the proposed combination as per the submitted resolution plan. ठीक है, वो उसके पास जो है सबमिट करेगा प्लान को. ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, ऑन 15th November 2019 द Competition Commission of India summoned resolution applicant 2 for a hearing of an approval of said combination. During the hearing, the Competition Commission of India raised various questions to understand if such combination has any appreciable adverse effect on relevant product market and relevant geographic market in India. Accordingly, resolution applicant 2 has filed its reply to the Competition Commission of India both orally during the hearing as well as in writing on 20th November 2019. Having heard the resolution applicant 2 and also gathered relevant information to understand whether the combination causes an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India or not, the Competition Commission of India had passed its order approving the combination on 3rd February 2020. ठीक है, कॉम्बिनेशन ने पास कर दिया 3rd February 2020 को. ओके, द मतलब वही अप्रूव कर दिया कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3rd February 2020 को. ठीक है, ऑन 1st January 2020 द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नेगोशिएटेड विद द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 2 फॉर मॉडिफिकेशंस इन द रेजोल्यूशन अमाउंट which was duly agreed by the resolution applicant and post modification of resolution plan. The revised resolution plan of the resolution applicant 2 has been evaluated by the members of committee. On 10th January 2020 committee of creditors decided to vote in the resolution plan of the resolution applicant 2 क्योंकि 180 days हमारे 13 January 2020 को खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तो फिर हमारा लिक्विडेशन में चला जाता. इसीलिए अकॉर्डिंगली द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज वोटेड ऑन द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 2 एंड अप्रूव्ड द सेम ऑन द वोटिंग 85%. ओहो 66% चाहिए तो 85% हो गया. क्या जबरदस्त प्लान है, बहुत बढ़िया. Post approval of the resolution plan by the committee of creditors, the resolution professional filed the same with the adjudicating authority. NCLT के पास उसने फाइल कर दिया 13 जनवरी को. मतलब अगर 13 जनवरी के बाद NCLT के पास फाइल करता तो भी लिक्विडेशन में चला जाता. तो इसने 180 डेज के तहत ही फाइल कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी. आइए बात करते हैं MCQs के बारे में और इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला MCQ, वाइल एग्जामिन द इनएलिजिबिलिटी, जब इनएलिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड, विच अमंग द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत स्टेटमेंट मांगी आपसे, याद रखना इसमें पेपर में ऐसे पॉइंट पे गलती हो जाती है. गलत स्टेटमेंट मांगी गई है से कि इन 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शंस कौन से हैं. सबसे पहला, द इनएलिजिबिलिटी शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. सबमिशन ऑफ प्लान, ये तो करेक्ट बात हो गई, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है. द इनएलिजिबिलिटी शैल बी एज ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो ये गलत बात हो गई, तो इसका मतलब सेकंड गलत बात है. इसके अलावा देखते हैं कौन सी गलत बात है. थर्ड कहता है द इनएलिजिबिलिटी मे बी रिमूव्ड बाय द ओवरड्यू अमाउंट्स रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन परफॉर्मिंग अकाउंट्स आर पेड बिफोर. हाँ, तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ा ही था सेक्शन नंबर 25 ये करते हुए कि जब हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी बंदे ने एनपीए कर रखा है और उसको अगर पैसे जमा कर देता है और वो एनपीए से अब नॉर्मल अकाउंट हो जाता है तो वो रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए हक में हो जाता है. तो उसने अगर ऐसा, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, तो ये बात तो ठीक है. तो इसका आंसर मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड गलत था, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है. सेकंड, पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी 2016 व्हाट शैल बी द टाइम टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. अच्छा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल कब चाहिए होता है? जब आप रेजोल्यूशन प्लान को लेके जाते हो और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताता है, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बाद उनके अप्रूवल के बाद जाता है. वैसे तो आपने पीछे प्रोविजंस पढ़ा, वहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन आप नॉर्मल सेक्शंस में भी पढ़ते हो तो वहां पर भी लिखा हुआ यही है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास जाता है. तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या होगा? आफ्टर द सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. और यही सेम बात जो है पीछे हमने जब केस स्टडी पढ़ा उसमें भी यही बात हो रखी है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ सीआरपी. कौन फाइल करता है आप बताओ? सबको आता है ये बात. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉन इंस्ट्रक्शंस टू डू सो. रेजोल्यूशन पासेस बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. 66% वोट जब पास होते हैं कि हमें एक्सटेंशन चाहिए 180 डेज से ज़्यादा, तो उसके बाद 180 डेज से ज़्यादा, तो उस केस में हमारे पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पास करते हैं और उसके बाद एनसीएलटी के पास जाता है फॉर द फर्दर अप्रूवल. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. आगे बढ़ते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. कौन सी इसमें से ड्यूटीज है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की? ठीक है, देखते हैं. पहला, टू प्रेजेंट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ओनली दोज रेजोल्यूशन प्लान्स विच कंफर्म द कंडीशन अंडर द कोड. सिर्फ वही प्लान दिखाना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को? नहीं, ऐसा तो नहीं है. सेकंड, टू प्रेजेंट ऑल द रेजोल्यूशन प्लान्स. यस, जितने भी प्लान्स आते हैं सारे के बारे में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि बेटा जो प्लान, ये सारे प्लान्स हमारे पास आए थे सर, और इनमें से ये मुझे लगता है कि इनमें कुछ दिक्कतें हैं, आप भी उसको एनालाइज करिए और आप भी फैसला लीजिए. ठीक है. टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ऑब्वियसली पहले उससे
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेगा तो आपका इस केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से लेगा, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेगा। तो इस वाले केस में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ सेकंड पॉइंट ठीक है, क्योंकि पहले हमारा कमीशन से, अभी हमने पीछे ये तो बात करी, पहले कंपटीशन कमीशन से फैसला लेगा फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास जाएगा। तो प्रेजेंट ऑल द रेजोल्यूशन प्लान द ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय द, नहीं अप्रूव होने के बाद नहीं, अप्रूव होने से पहले। तो इसमें से सेकंड हमारा ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following shall be considered to ascertain as to whether the resolution applicant and the corporate debtor meet the definition of combination under the Competition Act? कहता है जब हमें कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखनी होती है, क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होती हैं, बच्चे को ये आंसर पता है। एक तो एसेट्स देखे जाते हैं, ठीक है, एसेट्स देखे जाते हैं, टर्नओवर देखा जाता है उस चार्ट में, और कंट्रोल देखा जाता है कि अगर आप उसका कंट्रोल कर रहे हो, मतलब वही मर्जर एक्विजिशन है तो कंट्रोल वाली बात तो होगी, मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी बात और क्या देखते हैं हम, टर्नओवर देखते हैं। वो चार्ट याद है जो मैंने आपको बताया था कि इतना टोटल एसेट्स होने चाहिए या इतना वो होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आईसीए ने गिवन दे रखा है। देखो यहाँ पर हमारे ये एसेट्स का गिवन है, टर्नओवर का गिवन है, और इसमें कंट्रोल होगा तभी तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तभी तो हम मर्जर एक्विजिशंस की बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज एसेट्स, टर्नओवर एंड कंट्रोल। दैट्स इट। डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं फटाफट से। क्लैरिफाई हाउ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट कॉम्बिनेशंस टू रेगुलेट बिफोर गिविंग द अप्रूवल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। अब ये बताओ यार, इसमें कुछ पढ़ने जैसा है? ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बिना प्रैक्टिस करे भी गए या बिना सोचे भी गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि प्रोसीजर पार्ट है। सेक्शन नंबर 6 उतार दोगे वहाँ पर जिसमें रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन बता रखा है, ये आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ 1.27 पूरा का पूरा चेप देना। उसके अलावा सेक्शन नंबर 20 आप उतार दोगे, चेप दोगे पूरा का पूरा, 1.37 पेज नंबर है जिसमें इंक्वायरी ऑफ कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीज़ें अगर पूरी होती है, यहाँ के फैक्टर्स जो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पूरा का पूरा उठा के चेपना है आपको, इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। वहाँ पर आपके पास इंडेक्स हो गई, वहाँ से फटाफट उठा के लिख देना। सेकंड, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड हु गेव अ पर्सनल गारंटी अगेंस्ट द बोरिंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड हैज क्रेडेंस दैट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 ऑफ IBC लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम इज बार्ड टू। इज द क्रेडेंस ऑफ द डायरेक्टर वैलिड? नहीं वैलिड। बच्चे को बताया सेक्शन नंबर 14 जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर। मोरेटोरियम का पीरियड सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर के लिए होता है, गारंटर उसको एंजॉय नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट, आपको एक तो सेक्शन नंबर 14 तो बताना ही है, साथ में जुडिशियल प्रेजेंस बतानी है। भाई केस लॉस की जो मैंने आपको समरी दी है, ठीक है, जो कल मैंने इंडेक्स शेयर किया है, आपने नहीं डाउनलोड किया प्लीज़ करिए, उसमें साफ साफ मैंने हर चीज़ बता रखी है। उसमें आपको साफ साफ बताया है कि अगर जब भी आप इस चीज़ को करते हैं, जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे मैंने एक एक लाइन में आंसर बताए हैं। तो फिलहाल इसका मैं आपको केस लॉ का नाम बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल नाम है, SBI वर्सेस वी रामाकृष्णा। इस वाले केस में आपको मिल जाएगा यही पॉइंट, SBI वर्सेस वी रामाकृष्णा के केस लॉ में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर यही बात बोली गई थी कि मोरेटोरियम जो होता है वो हमारा एंजॉय कॉर्पोरेट डेटर करता है, ना कि गारंटर। दैट्स इट। ये हमारा केस लॉ यहाँ पर खत्म, केस स्टडी यहाँ पर खत्म होता है। बात करते हैं दूसरी केस स्टडी के बारे में।